ये 12वीं फेल हुआ था इसलिए बॉलीवुड में जाना पड़ा। 12th में मैं जब स्कूल में था ना, तो मैं इतना एवरेज स्टूडेंट था। तब क्या है कि स्कूल में मतलब टीचर सर ने ना ये बोला था मेरी मम्मी को बुला के कि आपका बेटा आगे लाइफ में कुछ कर नहीं सकता। पहला प्रोजेक्ट कैसे मिला? पहला जो मेरा लाइफ का प्रोजेक्ट है वो पंचायत है। आपके मनोज भाई के साथ टर्म्स बहुत ही घरेलू है, उनके साथ आपकी पहचान कैसे हुई? मैंने ना इंस्टाग्राम पे लॉकडाउन के दौरान मैं फ्री था घर पे और मैं सोच रहा था मैं करूँ क्या, तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो जो मनोज भाई से कनेक्शन हुआ है वो उनके थ्रू आउट हुआ था, क्योंकि मैंने जब शारिक भाई का काम किया मैंने उनको बोला कि आपका फैमिली मैन फिल्म आ रहा है, आप डोंट वरी, मैं आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट बना के दे दूंगा। उन्होंने मुझे कहा ठीक है। पहला आपका एडिटिंग का प्रोजेक्ट कौन सा रहा? अभी राइट नाउ जैसे क्या है ना कि 2024 अराउंड से मुझे पता लगा कि अब वीडियो एडिटिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा ही आगे जा रहा है 23-24 से। अभी तक आपने कितने प्रोजेक्ट्स, कौन कौन सी मूवी के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं? अब तक समझो 55 से भी ज़्यादा फिल्में हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना होगा कि तेरे पापा तो इतने बड़े हैं, तेरे को क्या कुछ करने की ज़रूरत है। आज मेरे साथ एक ऐसी हस्ती है सुरतीस के ये पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने अपनी मेहनत से ये प्रूव कर दिया कि कुछ बड़ा बनना हो, बड़ा करना हो, अपने लिए, देश के लिए, उसके लिए पापा के पास क्या है वो ज़रूरी नहीं है। आज मेरे साथ ये पॉडकास्ट के अंदर एक ऑटो ड्राइवर, एक सामान्य फैमिली, सूरत से उधना विस्तार से एक सामान्य फैमिली का एक ऐसा बच्चा 12वीं फेल, जिन्होंने खुद मेहनत किया, अपने आप में मेहनत किया, और आज बॉलीवुड की जो भी आप अच्छी अच्छी मूवीज देखते हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स या कोई भी ओटीटी पे सीरीज देखते हो, उसकी एडिटिंग, उसका पोस्टर से लेके बहुत सारे अच्छे अच्छे रिनोड और एस्टैब्लिश्ड एक्टर के साथ काम किया है। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर मोहित राजपूत। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आज उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। अगर आप अपना करियर बॉलीवुड में एज अ एडिटर, एज अ मूवी पोस्टर, एज अ ग्राफिक डिजाइनर परस्यू करना चाहते हो, किस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से बॉलीवुड में एंट्री ले सकते हो, ऐसी बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। ये पॉडकास्ट को बहुत सी ध्यान से सुनिएगा। शायद ये पॉडकास्ट आपकी एंट्री हो सकती है बॉलीवुड में एज अ वीडियो एडिटर, एज अ मूवी पोस्टर एडिटर या फिर ग्राफिक डिजाइनर। मोहित भाई, वेलकम टू सुरतीस। थैंक यू सो मच। और कैसा लग रहा है? यहाँ आके बहुत मज़ा आ रहा है। एंड जस्ट अभी आपने जैसे ही शुरुआत की तो मुझे पता लगा आपने बहुत डीप एनालिसिस किया है, तो मज़ा आ गया। ये 12वीं फेल हुआ था इसलिए बॉलीवुड में जाना पड़ा या फिर कोई ऑप्शन नहीं लगा? ये मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि मैं 12वीं फेल हूँ शायद। तो मेरा ये था कि जैसे कि 12th में मैं जब स्कूल में था ना, तो मैं इतना एवरेज स्टूडेंट था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे एवरेज स्टूडेंट था। तो तब क्या है कि स्कूल में मतलब टीचर सर ने ना ये बोला था मेरी मम्मी को बुला के कि आपका बेटा आगे लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, और ये ना इसका इतना पढ़ाई में मन है नहीं, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा करके। आज वो टीचर है? हाँ है। और क्या आया आप? हाँ, मैं मिल के आया। एंड 2023 में स्कूल ने मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था 15वीं अगस्त पे। मोहित भाई, ये जो आपकी जर्नी है, सूरत के छोटे से इलाके से आप बिलोंग करते हो, ऐसे ऐसे हमने सुना है कि आप जो एरिया से बिलोंग करते हो ना, वहाँ से बड़ी सोच, मतलब वही एरिया की सोच लेके चलते हो। मैं उस बात को मानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये जानना है कि 12 फेल के बाद सूरत के जहाँ से आप बिलोंग करते हो, और ख़ास तरीके से पापा एक ऑटो ड्राइवर, वहाँ से बॉलीवुड की सोच कहाँ से आई और कैसे आई? पहले से ही बॉलीवुड की सोच थी या पहले यू वर जस्ट ऑर्डिनरी एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर? मुझे थोड़ा ये जानना है। मैं ना आपको इन डेप्थ समझाता हूँ। मेरे लाइफ में ऐसा हुआ था, जैसे मेरे फादर है ना, तो वो ऑटो ड्राइवर होने के पहले वॉचमैन थे बिल्डिंग के। तो हमारा जो स्टार्टिंग का जर्नी है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला रहा था।
तो मैं ना चीज़ें देखता था, हम लोगों को हफ्ते के एंड में ये टेंशन होता था कि पापा की नौकरी नहीं चली जाए, और शायद मेरे पापा का 1500-3000 रुपये उस टाइम पे पगार होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे थे। तो वो टाइम पे ना पापा का एक प्रेशर था हमारे पे कि देखो बेटा कुछ ऐसा कर लेना कि तुम तुम्हारी ज़िंदगी में, मतलब मैंने जो टाइम बिता लिया मैंने तो बिता लिया है ना, तुम तुम्हारी लाइफ में कुछ तो कर पाओ ऐसा। तो मैं ना स्कूल टाइम पे ये वो सब में ना मेरे अंदर एक रिसर्च चलते रहता था कि यार कुछ तो ऐसा करेंगे, मतलब कि मम्मी पापा को प्राउड हो। बट मेरे को ये भी टेंशन था कि मैं पढ़ाई लिखाई में हूँ नहीं मजबूत, है ना। फिर एक दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक तो मैं बैक बेंचर हूँ, सेकंड लास्ट बेंच में मैं बैठता था। तो मुझे लगा कि जो आगे बैठते हैं उनका तो फ्यूचर, चलो पढ़ लिख के वो लोग कहीं पे अच्छी जगह पे जॉब पे लग जाते हैं, जो पीछे बैठा है उसका फ्यूचर क्या। तो करके मुझे लगा कि कुछ तो मुझे करना चाहिए। देन एक दिन मेरी लाइफ में, मतलब मेरी बहन जो है, तो मेरे जो जीजू है, तो जीजू वो फोटोग्राफर थे। अब ये बात है 2013 की। मेरे जीजू फोटोग्राफर थे, मैंने उनके ना काफ़ी फोटोग्राफ्स वगैरह देखे। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट हुई मैं आपको वो एक गाइड करता हूँ। एक करियर का टेंशन पहले से ही चल रहा था। 2013 में मेरे जीजू मुझे दिखे, वो एक सूरत में एक स्टूडियो में वर्क करते थे। मुझे उनके फ़ोटो बहुत डायनेमिक लगे, तो मैंने कहा ये आपने किस चीज़ पे एडिट किया है। और पिक्सार्ट में तो ऐसा एडिट नहीं होता, उस टाइम पे पिक्सार्ट आ रहा था। यस। तो उन्होंने मुझे कहा कि मोहित ये ना फोटोशॉप करके एक सॉफ्टवेयर है, बस वो मुझे कानों तक मेरे बात पहुंची। मैंने कहा आप मुझे इंस्टॉल कर दो, मैं कुछ ना कुछ इसमें करूँगा। उन्होंने मुझे इंस्टॉल करके दिया और मैं थोड़ा ट्राई करते रहता था, और वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई है। तो फोटो तभी से फोटोशॉप पे काम करना स्टार्ट कर दिया? हाँ, तभी से मतलब कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करता था, आजू बाजू में किसी का फोटो एडिट कर दिया वगैरह। तो देन धीरे धीरे ना मुझे रियलाइज़ हुआ, एक दिन मैं जब मेरे पापा के साथ जा रहा था तो एक पोस्टर मैंने देखा, तो मुझे पता लगा ये भी एडिट तो होते तो फोटोशॉप में ही है। बिल्कुल। है ना। तो वहाँ से थोड़ा एक कनेक्ट हो गया था कि शायद अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, सूरत में कहीं पे किसी को पोस्टर की ज़रूरत हो और मैं पोस्टर बना के दूँ, तो मैं कुछ तो कर पाऊँगा। तो मैंने धीरे धीरे उसमें ट्राई कर रहा था। देन सडनली मुझे स्पार्क हुआ। मैं उस टाइम पे मेरी स्कूलिंग में ही था, और स्कूल में मेरे दोस्तों को मैंने बोला कि देखना एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं किसी एक सीरियल का या बॉलीवुड की एक फिल्म का तो मैं काम करूँगा ही करूँगा ऐसा। तो फिर उन्होंने 2-4 लोग थे, उन्होंने हाँ भी बोला ना भी बोला, बट मैं लगा हुआ था कि कुछ तो कर लेंगे। तो पहला प्रोजेक्ट कैसे मिला? मैं अभी बात कर रहा हूँ जस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग, यानी कि मूवी पोस्टर के बारे में। ओके, पहला मूवी का वर्क कौन सा मिला? हाँ। अब हाँ, पहला जो मेरा लाइफ का प्रोजेक्ट है वो पंचायत है। तो मतलब हाँ जी, पंचायत का। तो पंचायत का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे 2013 से लेके 18 तक मैंने समझो सिर्फ प्रैक्टिस की है। तब मैंने प्री वेडिंग के वर्क किए हैं, इसके अदर भी मतलब मैं बहुत सारे, किसी ने लोगो के लिए कॉल किया तो लोगो भी डिज़ाइनिंग किया है। तो एज एन वीडियो फोटो एडिटर मुझे तब तो वीडियो मैंने कभी किया ही नहीं था एडिट। एज एन फोटो एडिटर मैंने, ग्राफिक डिज़ाइनर, जितने भी मेरे पास प्रोजेक्ट आते थे, अगर किसी ने मुझे प्री वेडिंग के लिए कॉल किया कि भाई प्री वेडिंग एडिट हो जाएगा, मैंने कहा हाँ। क्योंकि क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अब हम उसमें अगर पार्टीशन जितने भी होते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग हो गया, फैशन फोटो एडिट हो गया वगैरह वगैरह, अगर हमें ये सब कुछ नहीं आएगा ना, तो हम क्या है कि कंफ्यूज हो जाएंगे किस तरीके से आगे बढ़े, किस तरीके से मतलब मैं प्रोजेक्ट्स करें, तो अर्निंग सोर्स लोगों का रुक जाता है। तो मेरे माइंड में ये था कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे ना, मैं सारे करूँगा। तो उस दौरान मेरी ना प्रैक्टिस हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, है ना। और 18 में वो जो लॉकडाउन का जो पीरियड जब आया था, मतलब 20 में, तो 18 से 20 तक तो मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर लिए थे, और मैं ना मुंबई सूरत अप डाउन कर रहा था। बट मुझे कुछ ऐसा काम मिल नहीं रहा था मुंबई से तब, उस टाइम पे। 20 में जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो मेरे पापा ने कहा कि एक वेब सीरीज़ आ रही है जिसका नाम है पंचायत। तो मैं एक्साइटेड हूँ। आपके पापा ने बताया? हाँ, वो क्योंकि मार्केटिंग चल रहा था पंचायत वालों का। अच्छा। हाँ, तो एक वेब सीरीज़ आ रही है पंचायत, तो वो गाँव के कल्चर पे है। तो पापा ने कहा कि अपन देखेंगे, मज़ा आएगा ये वो वगैरह। तो उनको पंचायत देखना था मतलब। तो मैंने पंचायत की जो स्टार कास्ट होती है वो गूगल पे सर्च की कि इस फिल्म में कौन कौन है। तो पता चला सारे नए एक्टर हैं। तो उसमें जो लीड एक्टर है उनका नाम है आसिफ खान। तो मैंने उनको मैसेज किया था। तो ये जो पूरा मतलब मैं ये जो सिनारियो बना है, ये मैं कहाँ से मतलब मैं ये लाया था पोस्टर डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट। तो वहाँ पे मैंने आसिफ खान जी को मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, और मैंने कहा, और मेरा इंग्लिश भी उतना पावरफुल नहीं था, मैं गुजराती मीडियम में पढ़ा हुआ। तो मैंने मेरी बहन के पास से बस ये मैसेज बनवाया, मैंने भेजा। उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि ब्रदर तुम्हारा वर्क बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे इंस्टा को इतना अच्छा रखा हुआ था। देन उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, मेरी अपकमिंग फिल्म आ रही है पंचायत, और मुझे बस वही सुनना था। और उन्होंने मुझे कहा कि कुछ आएगा तो मैं आपको याद करूंगा। और जब थोड़ा बहुत टाइम बीता, मतलब 1 महीना बीता, फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखो काफ़ी पोस्टर्स आ चुके हैं, बट मैं लीड एक्टर हूँ, तो मुझे ना दिखा के जीतू जी को ज़्यादा दिखाया गया, जो उस फिल्म में एक और एक्टर है जो थोड़े सीनियर एक्टर है। तो आसिफ खान जी के पोस्टर्स कम थे। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, ये सारे पोस्टर्स मैं डिज़ाइन कर दूंगा। मैंने 12-15 उनको पोस्टर्स बना के दिए। तब मुझे कुछ पैसा नहीं मिला था,
बट ये मुझे मेरा प्रोजेक्ट मिल चुका था। फिर उन्होंने प्रोडक्शन से बात की, कहा कि ये जितने भी प्रोजेक्ट आप देख रहे हो पोस्टर्स अपलोड हुए हैं, ये एक लड़के ने एडिट किया है जो सूरत से है और उसका बहुत पावरफुल काम है। देन एक दिन प्रोडक्शन का मुझ पे कॉल आता है, उन्होंने कहा कि हम प्रोडक्शन से बोल रहे हैं, पंचायत का जितना भी आपने पोस्टर्स वगैरह डिज़ाइन किया है उसका आप हमें प्राइस बता दो, आसिफ भाई ने बोला है, और जो भी प्राइस होगा डिसेंट प्राइस बताना, हम आपको पे ऑफ कर देंगे। तो लाइफ का पहला प्रोजेक्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ। कितना रुपए मिले थे अगर आप बता सके? क्या है कि वो प्राइस वाला जो फंडामेंटल है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे पता नहीं था कि, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताता हूँ, सूरत में ना एक दिन मुझे किसी ने कॉल किया, उसने कहा कि प्री वेडिंग के फ़ोटो एडिट करना है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने 200 रुपये चार्ज उसको बोला। तो वो भाई वराछा के थे, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ तो स्टेशन में 30 रुपया में फ़ोटो मड़ी जाए। तो तो मेरे लिए ना एक ये चैलेंज था कि भाई मैं कैसे करके काम करूँगा आगे। तो मुझे ना वो प्राइस सेट करना नहीं आता था। मैं थोड़ा महंगा दिखा तो देता था, बट फिर भी मैं फाइनलाइज कैसे करूँ मुझे नहीं समझ आता था। तो एग्जैक्टली नहीं थी। देन फिर मैंने क्या काम किया, उन्होंने प्रोडक्शन ने मुझे बोल दिया कि शाम तक आप मुझे बता दो आपका कमर्शियल्स क्या है, ऐसा। फिर देन मैंने सबसे डिस्कस किया, अब काम मेरा है, मैं उनका प्राइस दूँ कैसे, वो और तो मुझे नहीं बता पाएगा। तो मैंने सिर्फ 8,000 रुपये उनको बोल दिए थे। बोलना 10 चाह रहा था, मैंने बोल दिया 8। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने पे ऑफ कर दिया। देन मुझे वक्त के साथ ये समझ में आया कि मतलब ये तो कुछ प्राइस ही नहीं था। कुछ प्राइस नहीं। हाँ, किसी ने बोला भी नहीं आपको कि भाई 8,000 में क्यों कर रहा है? एटलीस्ट वो आपके जो कंपनी के साथ आपने वर्क किया कि भाई हाँ। थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर, अनऑफिशियली बता दे। हाँ। ऐसा कुछ? तो एक्चुअली ये था कि मुझे जब आसिफ भाई को पता लगा, उन्होंने मुझे कहा मोहित ये क्या चार्ज किया आपने, आपको पता है मुंबई में चार्जेस क्या होते हैं ऐसा? मैंने कहा नहीं। कहा कि देखो इसके बाद अपकमिंग मेरा प्रोजेक्ट करो या किसी का भी करो, आप मुझे कॉल करो, और हर एक फिल्म का मीडिया किट का बजट होता है। तो उन्होंने ना पोस्टर में वो बजट पहले से ही फाइनल किया होता है कि इतना पे ऑफ हम करेंगे ऐसा, क्योंकि उनको क्वालिटी चाहिए। तो तब ना मनोज भाई, जो मनोज बाजपेयी है, तो उनसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। और मेरा लाइफ का पहला प्रोजेक्ट भोंसले फिल्म है उनकी, जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है। तो वहाँ से मेरी वो शुरुआत हुई थी, और ड्यूरिंग द पॉडकास्ट हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो मनोज भाई ने मुझे एक दिन समझाया कि आपने ये पोस्टर का क्या चार्ज किया है। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा देखो ये सब चीज़ें आपको मैं समझाता हूँ, शाम को 7 बजे अराउंड मुझे कॉल करना है ऐसा करके, और मेरे पास उनका पर्सनल नंबर है। तो उन्होंने मुझे तब बताया आसिफ भाई ने कि आपको चांस मिला है ना, तो आप मनोज भाई को फ़ोन कर दो, वो इंडस्ट्री में एक तो बहुत पुराने हैं, बहुत डाउन लेवल से है, तो वो आपको समझाएंगे कि प्राइस क्या लेना है। तो मनोज भाई ने मुझे समझाया कि इसका 50-60 हज़ार रुपये चार्ज करो एक पोस्टर का, एक पोस्टर का। अच्छा। मैंने कहा भाई देंगे मुझे, क्यों नहीं देंगे। तो जब मेरा जो सेकंड पोस्टर था भोसले फिल्म के लिए जो मैंने काम किया था, तो वो मनोज भाई ने ही सारी बात की थी, और मुझे 56,000 का उसमें मिला था अमाउंट, सिर्फ एक पोस्टर का। मुझे हमारे दर्शकों को ये भी बताना है कि आपको आपके मनोज भाई के साथ टर्म्स बहुत ही घरेलू है। हाँ, बहुत ज़्यादा। उनके साथ आपकी पहचान कैसे हुई और आपको फैमिली मैन का काम कैसे मिला? फैमिली मैन का जो काम है, मैं आप इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने ना इंस्टाग्राम पे लॉकडाउन के दौरान मैं फ्री था घर पे, और मैं सोच रहा था मैं करूँ क्या, है ना। तो मैंने ना पूरा मैसेज बनाया था। तो मैसेज मैं ना सुबह से लेके शाम तक सारे सेलिब्रिटीज़ को, मेरा काम यही था कि बस एक मैसेज भेजना है कि आई एम, हाँ, कि आई एम परफेक्ट एडिटर, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा वगैरह वगैरह। तो उसमें मैंने मैसेज किया था शारिब हाशमी जी को। शारिब हाशमी जो है वो फैमिली मैन में जेके का उन्होंने रोल प्ले किया है। तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो जो मनोज भाई से कनेक्शन हुआ है वो उनके थ्रू आउट हुआ था, क्योंकि मैंने जब शारिब भाई का काम किया, मैंने उनको बोला कि आपका फैमिली मैन फिल्म आ रहा है, आप डोंट वरी, मैं आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट बना के दे दूंगा। उन्होंने मुझे कहा ठीक है, और प्रोडक्शन से मैं बात कर लूँगा, तो प्रोडक्शन आपको पे कर देगा। मैंने कहा डन। तो मैं ना, मेरे माइंड में तब पैसा बाद में था, मेरे लिए पहले नाम था कि मैं मेरी स्किल तो दिखाऊँ बड़े लेवल पे, है ना। तो वहाँ से उनका एक प्रोजेक्ट किया, 2 प्रोजेक्ट किया, फिर माई क्लाइंट्स वाइफ करके एक प्रोजेक्ट था उनका, मैंने वो किया। तो ऐसे करते करते उन्होंने मुझे बोला कि हर प्रोजेक्ट में ना मनोज भाई को लग रहा है कि कौन है, मतलब ऐसा। तो उन्होंने फिर एक दिन कॉल आता है मेरे पे आसिफ खान का, वो कास्टिंग डायरेक्टर थे भोंसले फिल्म में। उन्होंने मुझे कॉल करके बोला सुबह 9 बजे आ रहा हूँ, कि जैसे ये मनोज भाई से कैसे कांटेक्ट हुआ मैं आपको वो समझा रहा हूँ। उन्होंने मुझे सुबह 9 बजे कॉल करके बोला कि एक पोस्टर रिलीज़ हुआ है सोनी लिव की तरफ से, जो मनोज भाई को पसंद नहीं आ रहा है, तो आपके पास 12 बजे का टाइम है, अगर आप 12 बजे के बीच में मुझे कुछ क्रिएटिव बना के दे सकते हो ना, तो मनोज भाई को अच्छा लगा तो आपका काम हो जाएगा। तो बस वही था मेरा लाइफ का टर्निंग मोमेंट। मैंने 12 बजे तक
एक पोस्टर बनाया, मैंने ऊपर वाले का नाम लिया, मैंने भेज दिया। और पोस्टर मैंने थोड़ा लेट भेजा था जानबूझ के, क्योंकि इफ़ मैं क्विक भेजता तो उनको लगता कि इन्हें जल्दबाजी में कुछ भी काम कर दिया। मैंने थोड़ा सा लेट भेजा और उन्होंने चीज़ देखी और रिप्लाई नहीं आया मेरे पे कुछ। उसके बाद मेरे पापा ने बोला कि भाई इंस्टाग्राम ओपन करके देखो, अभी तुम जो सुबह पोस्टर बना रहे थे ना वो मनोज भाई ने पोस्ट किया है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? और वहाँ से पता लगा कि मनोज भाई ने ऐसे जवाब दिया है मेरे को। तो उन्होंने ना वो पोस्ट में ये लिखा था कि दिस इज़ नॉट अ ओरिजिनल वन बट फार बेटर देन ओरिजिनल वन, ऐसा करके सोनी लिव को उन्होंने टैग किया था। फिर सोनी लिव से मेरे पे कॉल आया, कैश पिल्ले करके एक लड़का है, उसका कॉल आया। उन्होंने मुझे कहा कि सोनी लिव के लिए मैं वर्क करता हूँ वगैरह, आप बताओ कि आपका चार्जेस क्या हुआ है, ऐसा करके। और उसमें उन्होंने मुझे अच्छा खासा पे किया था। और वहाँ से चीज़ें समझ में आने लगी कि अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होता है, जो अच्छी वैल्यूज़ लेके चल रहे हो, उनके साथ अगर चल रहे हो और उनके वर्क कर रहे हो तो पेमेंट अच्छा मिलता है। फिर मनोज भाई के साथ आगे आपका काम कैसे बढ़ा? फिर ना ये मेरे साथ ऐसा हो गया कि इन सबको समझ में आ गया कि मोहित काम अच्छा कर रहा है और यहाँ पे ना एजेंसीज वर्क कर रही है और मोहित इंडिविजुअली वर्क कर रहा है। तो मोहित वो काम दे नहीं रहे ऑफिशियली। तो हम क्या काम करते हैं कि अब से हमारी कोई अपकमिंग फिल्म आएगी ना, हम बोलेंगे एडिटर तो हमारा ही होगा, फोटो एडिटर जो पोस्टर बना के देगा। हाँ, तो प्रोडक्शन भी बनवाता था कहीं ना कहीं से एजेंसीज के पास से, बट इंडिविजुअल जो एक्टर्स होते थे ना वो उनकी थोड़ी ये लेके चलते कि भाई हमको तो प्रॉपरली मोहित ही दिखा सकता है। तो वहाँ से मनोज भाई ने मुझे बोला कि आप टेंशन मत लो, जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे ना सारे मैं तुम्हारे पास से करवाऊंगा और प्रोडक्शन आपको पे कर देगा। तो वहाँ से मतलब मैं ये अब चलते ही जा रहा है। चलते ही जा रहा है। ये आपकी जर्नी थी मूवी पोस्टर के रिलेटेड। आप मूवी पोस्टर में से जैसे मुझे पता चला आपने KGF 2 में भी एडिटिंग का वर्क किया है और उसमें पोस्टर का भी वर्क किया है आपने। मुझे ये जर्नी बताइए कि आपको KGF 2 का वर्क कैसे मिला? एक्चुअली मैं ना रैंडमली पीपल को मैसेज कर रहा था। जैसे मैंने मनोज भाई से मैं कनेक्ट हुआ या आसिफ भाई से ऐसे, तो इसी तरीके से ना 2020 में अनाउंसमेंट चल रहा था KGF चैप्टर 2 का। मैंने उस पर चांस नहीं छोड़ा, मैंने ना कास्टिंग देखी तो ऑब्वियसली सबको पता है कि जो लीड एक्टर है रॉकी भाई वो किसी को रिप्लाई देंगे नहीं। तो मैंने क्या काम किया कि प्रशांत नील जो डायरेक्टर है उनको पहले मैंने मैसेज किया, उनकी तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं था। गरुड़ा जो है जिन्होंने गरुड़ा का रोल प्ले किया उनको मैसेज किया, उनका भी रिप्लाई नहीं था। उसके बाद एक और मतलब में उसमें विलन है तो जिनका नाम है एंड्रू और ओरिजिनल नाम है उनका BS अविनाश। तो मैंने उनको मैसेज जैसे ही किया ना तो उन्होंने मुझे थोड़ी देर में रिप्लाई कर दिया। मतलब वो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन थे। उन्होंने मुझे लिखा, हे बडी यू आर डूइंग सच एन ग्रेट वर्क और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए भी कुछ काम कर दो। मैंने कहा भाई आपका फिल्म आ रहा है KGF चैप्टर 2, आप मुझे उसमें से आपके कुछ भी अगर फाइल्स भेज पाते हो मैं आपको नेक्स्ट लेवल वर्क करके दूंगा। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे नॉर्मल पोस्टर तो चाहिए, मुझे मोशन पोस्टर भी चाहिए। तो वो मोशन पोस्टर मैंने 2 लोगों का बनाया था। एक जो मेरी तरफ से मैंने ऐसे ही एज अ ट्रिब्यूट रॉकी भाई के लिए बनाया था, पर जो ओरिजिनल पोस्टर है जो BS अविनाश का जो बहुत वायरल हुआ था वो पूरा मैंने डिज़ाइन किया था। उन्होंने पोस्ट आउट भी किया था, उन्होंने नाम भी लिखा था कि थैंक यू सो मच मोहित राजपूत फ्रॉम सूरत, ये वीडियो फोटो बनाने के लिए मोशन पोस्टर। एडिटिंग का वर्क उसमें जो KGF 3 में कुछ एडिटिंग भी आपने किया था ना? नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ मोशन एंड पोस्टर डिजाइनिंग किया है। अच्छा, मोशन एंड पोस्टर डिजाइनिंग। ये मोशन में क्या होता है? जैसे वो ना होता पोस्टर ही है, बट क्या है कि जब भी फिल्म रिलीज होती है ना तो उसको लार्जर देन लाइफ जो होता है ना वो मोशन पोस्टर दिखाता है। अच्छा, हाँ, तो उसी गिने चुने जो पार्ट है उसको हमें एनिमेट करना होता है, तो जिसे कहते हैं मोशन पोस्टर। मोशन पोस्टर। मैंने आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी बहुत स्टडी किया। मैंने देखा कि अनुपम खेर भी आपकी तारीफ करने से कोई मौका चुकते नहीं है जी। ये अनुपम जी को किस तरीके से आपने अप्रोच किया था, उनको आपके बारे में कैसे पता चला, वो कोई स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहो? जितना इम्पैक्ट मेरे लाइफ में मनोज भाई का है ना उतना ही इम्पैक्ट इनका अनुपम खेर जी का है। इसमें हुआ ये था कि मुझे ना वो बहुत पसंद थे पहले से और कश्मीर फाइल रिलीज़ होने वाली थी तो मैं भी थोड़ा एनर्जी में था। तो मैंने कहा कि इस फिल्म के लिए कुछ करना है अपने लिए, भले ये मेरे पास नहीं थी फिल्म, बस मुझे वो अनुपम खेर जी और इस फिल्म के लिए कुछ करना था। तो मैंने उनको मैसेज किया कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं कुछ पोस्टर बनाऊँ आपके लिए ऐसा करके। तो उन्होंने तब मुझे रिप्लाई नहीं किया, बट उन्होंने मैसेज देखा था तो उनकी टीम में से किसी ने मुझे कॉल किया था। तो मैंने फिर नंबर वगैरह सेव किया। उन्होंने मुझे कहा कि आपका वर्क बहुत अच्छा है, अगर आप इस पोस्टर में कुछ डिफाइन कर पाओ तो आप बना के हमें दे दीजिए। हमारी फिल्म का बजट एक्चुअली कम था तो हमने एक एजेंसी तो हायर की है, बट हम चाहते हैं कि हो सके उतने एक परफेक्ट एडिटर इसमें कुछ बना के दे। मैंने 12-15 पोस्टर बना दिए शांति से बैठ के। उसके बाद मैंने भेजा तो उन्होंने एक पोस्टर फाइनल कर लिया। तो पोस्टर फाइनल
किया तो उन्होंने बोला कि आप ये पोस्ट करो और हम भी पोस्ट करेंगे ऐसे करके। तो सबसे पहले उन्होंने पोस्ट किया, 4-5 दिन बाद मुझे परमिशन मिली, मैंने पोस्ट किया, तो उन्होंने नीचे कमेंट किया है उस पोस्टर पे। तो वो मेरी लाइफ का चेंजिंग मोमेंट था। फिर हमारी इंस्टाग्राम के कन्वर्जेशन में बात हुई थी, जिसमें मैंने उनको मैसेज किया था ना, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया है और उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज भी भेजा था। तो तब से ये चीज़ें मतलब क्या वॉइस मैसेज में क्या भेजा था? मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने ये पोस्टर बनाया है और पोस्टर बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है वगैरह वगैरह। तो बहुत 12 सेकंड का वो था मतलब, और उसमें मेरा काम हो गया तो वहाँ से मैंने वो काम किया। अभी तक आपने कितने प्रोजेक्ट्स, कौन कौन सी मूवी के प्रोजेक्ट्स बनाया है? अब तक समझो 55 से भी ज़्यादा फिल्में हो चुकी हैं, और जिसमें स्कैम 92, एग्जैक्टली मैं उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा, लेकिन आप पहले बता दीजिए। स्कैम 92, मिर्ज़ापुर, पाताल लोक, पंचायत, मुंबई सागा, एंड ये KGF चैप्टर 2 हो गया। उसके अलावा पंचायत तो भी सेकंड थर्ड पार्ट भी पूरा अपने ही पास है। मिर्ज़ापुर का सेकंड थर्ड भी मैंने मेरे ही पास आ रहा है। एंड उसके अलावा भी मैंने काफ़ी माई क्लाइंट्स वाइफ वाला है। फिर राम सिंह चार्ली करके एक है जो बहुत ज़्यादा मतलब मैं इमोशनल टच दे गई थी और अच्छी पॉपुलर रही थी। फिर नेटफ्लिक्स का मैंने काम किया था, रे करके, जो मनोज भाई की ही फिल्म है, तो उसका, तो ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स। स्कैम 92 का कैसे मिला था आपको? कैम 92 में क्या है ना कि मैंने चेक किया कि ये तो प्रतीक भाई सूरत से हैं, और मैंने फ्राइडी भाई को पहले मैसेज किया कि मैं चाहता हूँ कि इनको मतलब कुछ मेरा कनेक्शन करवा दो। उन्होंने कहा मैं बात कर लूँगा, आपका काम वैसे भी अच्छा है, प्रतीक भाई आपको रिप्लाई दे देंगे। बट फिर ना मैं वेट नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे ऐसा था उनका कब रिप्लाई आएगा और ये ना मोमेंट चला जाएगा हाथ से। तो उसमें ना एक और एक्टर है जिनका नाम है हेमंत खैर। हेमंत खैर जो है ना, वो यहाँ कोसंबा में ही रहते हैं। हाँ, और उन्होंने अश्विन मेहता का रोल प्ले किया है। तो मैंने हेमंत भाई को पर्सनली मैसेज किया, आज भी मेरे उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन है, और मैंने कहा कि इस फिल्म में मुझे आपके और प्रतीक भाई के लिए कुछ काम करना है। तो उन्होंने कहा मोहित, मैं प्रतीक भाई का नहीं कह सकता, पर तुम मेरे लिए काम कर दो। और उन्होंने हंसल मेहता जो उसके डायरेक्टर है उनसे कहा कि एक मोहित करके लड़का है, उसने ये पोस्टर्स बनाए, और उन्होंने मुझे पूरा डेटा फाइल भेज दिया था फिल्म का। और उस, हाँ मतलब जो भी फोटोशूट्स वगैरह हुए थे उसका पूरा डेटा उन्होंने मुझे ईमेल किया था। और उसके बाद से मैंने वो चीज़ें स्टार्ट की, और मैंने 4 से 5 दिन में जितने भी अश्विन मेहता जी के पोस्टर है वो सारे मैंने ही डिज़ाइन किए। मोहित भाई, मुझे थोड़ा ये बताइए जी कि कोई एडिटर, वीडियो एडिटर या फिर ग्राफिक डिजाइनर कितने रुपए से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है और कहाँ तक पहुंच सकता है? आज बॉलीवुड के अच्छे अच्छे जो एडिटर्स हैं वो महीने की कितनी सैलरी अर्न कर रहे हैं या फिर कितना कमा रहे हैं, कुछ उसके बारे में आइडिया देंगे आप? एक्चुअली जैसे ये ना बहुत ज़्यादा वाइड मतलब में जर्नी है। जैसे अपकमिंग अगर कोई स्टूडेंट है, वो इनिशियली मतलब में स्टार्ट भी कर रहा है, तो बेसिक लेवल पे अगर उसको सॉफ्टवेयर भी आता है ना, तो कोई भी कंपनी उसको, इन दिनों वीडियो एडिटर्स की अगर हम नौकरी पे देखें या फिर अपना में देखें, तो इन 15-20 हज़ार रुपये तो वैसे भी उनको मिल रहा है। बट प्रैक्टिकली देखने जाओ, वो 15-20 हज़ार रुपये वो बिगिनर लेवल के एडिटर्स को मिल रहे हैं। और अगर हम प्रोफेशनल वे में बात करें, तो मुंबई की जितनी भी अच्छी कंपनियाँ हैं, नॉट प्रो लेवल की अच्छी कंपनियां भी जो है ना, वो 10-12 लाख रुपए का एनुअल तो दे रही है ना। और अगर हम एक अच्छे बेहतर प्रोडक्शन हाउस की बात करें, तो 50-50 लाख रुपए के प्रोजेक्ट दे रही है। मतलब मैं, हाँ, तो ये क्या है कि जितने भी बेस्ट प्रोडक्शन हाउस है, मतलब मेरे पास ऐसे काफ़ी प्रोडक्शन हाउस के ईमेल्स हैं जिन्होंने, जो अगर एडिटर के पास नेक्स्ट लेवल स्किल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, सॉफ्टवेयर बाद में, अगर आपके पास स्किल आ गई, क्योंकि प्रोडक्शन को क्या है ना कि 1-2 बार आपसे काम करवाना है, तीसरी बार अगर आपने वो पैटर्न या थीम पकड़ लिया, प्रोडक्शन आपको हाथ से जाने नहीं देगा। तो कितने कितने रुपए तक, अगर इंडिविजुअल एडिटर की बात करते हैं, तो कितना एक एडिटर ज्यादा से ज्यादा अभी के पे स्केल के ऊपर कितना अर्न कर सकता है? 10-15 लाख तो मैं समझता हूँ कुछ नहीं है महीने के, क्योंकि एक लड़का है जिसका, अच्छा, एक 10 से 15 लाख रुपए एक महीने का? क्योंकि मैं बात करता हूँ, एक पीयूष घाड़गे करके लड़का है जो मुंबई में जस्ट नॉर्मल एडिटर था, वो ना साहिल खान के लिए काम कर रहे हैं अभी इन दिनों। तो 10-15 लाख का तो उनका पैकेज है। तो 10-15 लाख महीने का पैकेज है, उनका पैकेज है। वो उनके साथ रशिया भी जाएंगे, उनके साथ मलेशिया भी जाएंगे, जहाँ पे भी साहिल खान होते हैं वो उनके साथ वहाँ पे होते हैं, शूट भी कर रहे हैं, एडिट भी कर रहे हैं। मुझे थोड़ा ये एक और चीज भी जाननी है कि जैसे ये नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन प्राइम के ऊपर या हॉटस्टार के ऊपर या सोनी लिव A to Z व्हाट्सएवर OTT चैनल जिसके ऊपर जो सीरीज आती है, एक सीरीज को एडिट करने में कितने एडिटर्स लगते हैं? सीरीज को एडिट करने की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें पूरा प्रोडक्शन हाउस होता है। समझो कि 150-200 लोगों की टीम होती है।
एक का काम सिर्फ ये है कि वो टाइटल ही बनाएंगे, टाइटल के अलावा कुछ नहीं बनाएंगे। दूसरे जो पर्सन है उनका काम है सिर्फ कलर ग्रेडिंग करना, तो वो कलर ग्रेडिंग करेंगे। इसके अलावा जितनी भी टीम है, मतलब कहाँ पे कट्स लगाने, ये वो वगैरह वगैरह, तो ये ना एक ब्लॉक बनाया गया होता है कि 20 लोग सिर्फ कटिंग का काम करेंगे, है ना, और वो एक ब्लॉक में ही चीज़ें चलेगी। तो इसको ना स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके वेरिफिकेशन करा जाता है। और ये जो टाइटल है वो सबसे लास्ट में लगता है, और टाइटल के पहले जो होता है वो कलर ग्रेडिंग होता है, और सबसे पहले होता है वो कट वाला सीन होता है, और उसके बीच में जो अगर हमने मिक्स मास्टरिंग किया है वॉइस को लेके, वो तब पार्ट आता है। मुझे थोड़ा इसका फ्लो बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरी चलती है, अगर आप शेयर करना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे प्रोडक्शन हाउस क्या है ना, मैंने काफ़ी प्रोडक्शन के लिए, जैसे था तो मैं एडिटर, बट इंडिविजुअली मैंने काफ़ी लोगों के लिए वर्क किया है एज ए एजेंसी के बेस पे। उसमें आपको नाम नहीं मिलेगा बट पेमेंट मिल जाएगा। तो वहाँ पे ना चीज़ें वर्क इस तरीके से होती है कि पूरी जितनी भी फिल्म है ना, वो फिल्म प्रोडक्शन हाउस में तो आ जाती है। प्रोडक्शन हाउस में आने के बाद उसको फिल्टराइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द शूट्स है ना, डायरेक्टर ने लिख दिया होता है कि यही यही सीन फाइनल है, ताकि एडिटर कंफ्यूज ना हो। उसके बाद क्या है ना कि जब प्रोडक्शन हाउस के पास चीज़ें आती है तो वो स्क्रिप्ट वाइज आती है, तो उनको क्लियर होता है कि कितने कितने सीन लेना है, कितने नहीं। और डीओपी के साथ डायरेक्टर उनके साथ बैठते हैं, क्योंकि विजन डायरेक्टर का ही है, तो वो फिर उनको फिल्टराइज करता है कि इतना जो फिल्टराइज करना होता है ना, समझो 4 से 6 महीने सिर्फ फिल्टराइज करने में जाता है। अभी एडिटिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ है। क्या बात है। हाँ, कि कौन सा सीन कहाँ पे लगेगा, वो टिक मार्क बुक मार्क करते जाते हैं, है ना। उसके बाद 4-6 महीने उसमें चले गए, उसके बाद एडिटिंग स्टार्ट होता है। तो जब एडिटिंग स्टार्ट होता है ना, उसमें फिल्टराइज चीज़ें मिल गई होती है कि इतने सीन ही यूज़ करना है, इसके आगे कुछ यूज़ नहीं करना है। अब जो कटिंग का काम है वो चल रहा है। अभी ना यहाँ पे वॉइस आया नहीं है, मतलब ड्यूरिंग द कट्स उन्होंने फाइनल कर लिया कि कौन सी फ्रेम हमें चलेगी। तो एक ऐसा होता है कि सिर्फ एक्सप्रेशंस की फ्रेम होती है जिसमें वॉइस नहीं होता है, और दूसरा होता है डायलॉग डिलीवरी। डायलॉग डिलीवरी का सेक्शन अलग होता है। तो ये लोग क्या काम करते हैं कि रैंडम मूवमेंट, तो रैंडम मूवमेंट करके फोल्डर होगा, उसमें सारे रैंडम मूवमेंट ही होंगे। एक्शन, तो एक्शन का फोल्डर होगा जिसमें सिर्फ एक्शन ही होगा। तो ये ना पूरा फिल्टराइज हो चुका है। इसके बाद अब एडिटर को जब मिल रहा है ना, तो उसको ईजिली मिल जाती है चीज़ें कि हाँ भाई चलो। तो वो जो 15-20 लोगों का एक ग्रुप है सिर्फ एडिटिंग करने बैठा है कट्स की, वो उनको ये मिल गया है, इन्होंने कट्स लगा के पूरी चीज़ें फाइनलाइज कर ली। इसके बाद ना डबिंग वाला सेक्शन आता है, इसके तुरंत बाद ही डबिंग वाला सेक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि जो जितनी डायलॉग डिलीवरी चल रही है ना, वो उसमें दिखेगी। उसके बाद फिर डबिंग वगैरह हो जाती है। डबिंग वगैरह होने के बाद क्या है कि उसको पॉलिश मारना होता है कलर ग्रेडिंग के साथ, तो वो कलर ग्रेडिंग आ गया। उसके अलावा जो भी कुछ अंदर समझो, ये तो रॉ वे में मैं बात कर रहा हूँ। फिर एनिमेशन, ये सब तो बहुत ज़्यादा अलग फैक्टर है। फिर कलर ग्रेडिंग हो गया। कलर ग्रेडिंग होने के बाद उसमें टाइटल एडिट्स होता है। तो मोस्टली क्या है ना, आजकल के एडिटर को कंफ्यूज हो जाता है कि कंप्लीट वीडियो तो एडिटिंग हो चुका है, तो वो कंप्लीट वीडियो नहीं होता। ये लोग ना टाइटल के साथ ही एडिट कर देते हैं, तभी वो थीम बन नहीं पाती है। तो एक्चुअली फॉर्मूला ये है कि लास्ट में करना पड़ता है। तो ये है पूरा प्रोसेस। क्या डिमांड है ये करियर की आने वाले फ्यूचर में वीडियो एडिटर्स के लिए और ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए? काफ़ी अच्छी अच्छी मैगजीन्स के सर्वे हैं, उन्होंने लिखा है कि आने वाले वक्त में कि जितने हो सके वाइड रेंज में अगर एडिटर्स आ रहे हैं, तो इनिशियली अब तो हर एक छोटे से बिजनेस के लिए भी अब ऐसा हो गया कि उनको मार्केटिंग चाहिए, है ना। तो जितने कहते हैं ना कि फिल्में जो है वो हम नहीं थे जब, तब भी बनी रही थी, हम नहीं होंगे तब भी फिल्में बनेगी, है ना। और इसी तरीके से हम नहीं थे उसके पहले बिजनेस चल रहे थे, और अभी भी चल रहे हैं, और आने वाले वक्त में चलने के लिए एडिटर्स की ज़रूरत है। तो एडिटर सिर्फ एडिटर नहीं है, वो बहुत बड़ा मार्केटिंग का एक कैंपेनिंग रन करने वाला बंदा है। तो आने वाले वक्त में जितने एडिटर बनते हैं, हर कंपनी को एडिटर्स की ज़रूरत है। हाँ, मुझे थोड़ा ये जानना है कि आपने जैसे मुझे 2-3 बार बोला कि अश्विन मेहता का पोस्टर है, वो आपने बनाया। क्या इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें वो सारे कैरेक्टर के इंडिविजुअली पोस्टर बनते हैं या फिर पूरी मूवी का पोस्टर बनता है? मुझे वो थोड़ा समझना है कि किस तरीके से ये वर्क करता है। जैसे कि एक्ट्रेस है, लीड एक्ट्रेस है, उसका एक पोस्टर बनेगा, एक पोस्टर बनेगा लीड एक्टर का बनेगा, लीड विलन का बनेगा। तो किस तरीके से ये होता है? सबके इंडिविजुअल पोस्टर बनते हैं या सबका मास्टर जो पोस्टर बनता है वो आपने बनाया है? यहाँ क्या है ना कि फिल्म इंडस्ट्री में पहले क्या होता था कि इंडिविजुअल पोस्टर बनते तो थे, है ना, बट काफ़ी वक्त से ना ऐसा हो गया कि जो सबसे पॉपुलर फेस होता है ना, उसके अलावा किसी का पोस्टर ये लोग पब्लिश करते नहीं है। तो मैं ना ये चीज़ें, यानी मेरी लाइफ का जो मैंने एक लूप फॉल पकड़ लिया था सबका, हो ये रहा था कि काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर है, तो उनको ना पोस्टर में आने नहीं देते थे, और जो भी उसमें से परफेक्ट जो मेन पर्सनालिटी एज एन लीड एक्टर, उनके पोस्टर्स पब्लिश्ड होते रहते थे।
तो यहाँ हो ये रहा था कि जैसे मैंने आपको कहा अश्विन मेहता जी है ना, तो पूरी फिल्म में अगर आप स्कैम 92 देखोगे ना, तो स्टार्टिंग के दौरान जितना भी मार्केटिंग हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो हर्षद मेहता का जिन्होंने रोल प्ले किया है प्रतीक गांधी, उन्हीं के ऊपर हुआ था। अश्विन मेहता जी का पोस्टर ही नहीं आया था। उसके बाद जब मैंने उनको मैसेज किया कि आपका इंडिविजुअल पोस्टर नहीं, क्योंकि क्या होता है कि हर किसी की होप जुड़ी होती है कि हम फिल्म में काम कर रहे हैं और हमारा पोस्टर आया नहीं है, तो मैंने ना इस चीज़ को पकड़ लिया कि जितने साइड एक्टर हैं और जिनका वर्क मतलब मैं नेक्स्ट लेवल है और वो आ नहीं रहे पोस्टर पे, तो मैंने कहा ये चीज़ मैं आपकी सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो वहाँ से ये मैंने लूप फॉल पकड़ के मतलब 2 फिल्म 4 फिल्म 5 फिल्म कर ली। तो इसमें आपने जो मास्टर डिजाइन होती है वही डिजाइन को फॉलो करते हो? एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि जो डेटा है ना, एजेंसी सीधी मना कर देती है कि ये बाहरी एडिटर को हम क्यों काम करने दें, बट जब एक्टर है ना वो जिद पकड़ता है। मतलब क्योंकि क्या है ना कि देखो जब फिल्म का पीक टाइम होता है कि प्रॉपर मार्केटिंग चल रहा है, उसमें डायरेक्टर से लेके प्रोड्यूसर को बहुत प्रेशर होता है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें तो पोस्टर चाहिए, कोई भी दे रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पे ऑफ कर देंगे ऐसा। तो वो पीक टाइम ही मैं पकड़ता था जिससे मुझे पूरा प्रोजेक्ट मिल जाता था ऐसा। और वहाँ पे ना एजेंसी और मेरे बीच में क्लैशेस होने लगे, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो एजेंसीज ने ही किए थे, बट उसमें क्या कि एक्टर ने मुझे प्रोजेक्ट दे दिया था। तो यहाँ पे ना लोग सुनते एजेंसी की नहीं थे और एक्टर की सुनते थे, और जहाँ से मुझे प्रोजेक्ट मिलने लगे तो चीज़ें इस तरीके से चल गई। तो आपने कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिसमें शुरू से लेके एंड तक का सारा काम आपने किया हो? जैसे कि मास्टर डिजाइन से लेके सारी चीजें। एक फिल्म अभी एक वेब सीरीज रिलीज हुई है। क्या है कि ये जो पैरामीटर है ना वो इंडिविजुअल ही चल रहा था, क्योंकि आज भी मुंबई में ऐसा है कि एक सिंगल फोटो एडिटर या वीडियो एडिटर या पोस्टर डिज़ाइनर वो वर्क नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ, इसके अंदर एक बहुत गहरा पॉलिटिक्स है। ऐसा है कि जितने भी प्रोडक्शन हाउस है इनका ना एजेंसीज से टाई अप होता है। अब ये जो एजेंसीज होती है ना वो उनके अंदर की ही किसी कनेक्टेड बंदे की एजेंसीज होती है। तो ये लोग क्या काम करते हैं कि एक इंडिविजुअल एडिटर को काम नहीं देते, और जो अंदर का बंदा है वही इसमें कमा के जाए या उसी को बेनिफिट हो या प्रॉफिट हो, ये सोच के चीज़ें चलती है। तो जिससे हो ये रहा था कि स्टार्टिंग का जो मेरा टाइम था ना, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में गया मुंबई में, वो इसीलिए हो रहा था कि मैं हर जगह जाता था ना इंटरव्यू देने, तो वो मुझे कह रहे थे कि आपका काम बहुत अच्छा है बट आप कनेक्ट हो जाइए एजेंसीज के साथ, आपको इंडिविजुअली पोस्टर कोई नहीं देगा। तो ये इस तरीके से चीज़ें चल रही थी, तो जिससे मेरी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा वक्त जो है मैंने इंडिविजुअल ही पोस्टर किया है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ना पहले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से अच्छा रिलेशन कर लेता हूँ, उसके बाद उनको बोलता हूँ कि देखो एज एजेंसी तो नहीं बट मेरे पास पूरी टीम है 20-25 एडिटर की, तो आप मुझे सारा वर्क दे दो। तो अभी 3 दिन पहले यानी अभी जैसे जो भूतनी फिल्म है उसके 4 पोस्टर मेरे पास आए थे, और उसमें आसिफ खान है। हाँ, क्योंकि उसमें आसिफ खान है, तो आसिफ खान जिन जिन फिल्मों में है ना, तो समझो अब वो सारा पूरा टॉप टू बॉटम जितना भी प्रोजेक्ट है वो मेरे हाथ में आने लगा। इसके बाद मैंने एक वेब सीरीज रिलीज हुई है खजाना मिस्ट्री। तो खजाना मिस्ट्री का स्टार्टिंग से लेके अब तक का सारा प्रोजेक्ट वो मैंने किया। इसके बाद ना अब एक नूरानी चेहरा करके नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की फिल्म आ रही है, अभी रिलीज़ हुई नहीं है, ये मैंने आज पहली बार बताया। तो उसका कंप्लीट प्रोजेक्ट मेरे पास आ रहा है, और उसमें भी आसिफ खान जी का लेना देना है। और एक काकूडा करके फिल्म थी जो सोनाक्षी सिन्हा जी की थी, और उसमें भी आसिफ भाई थे, उसका भी कंप्लीट काम मैंने किया था। तो आसिफ भाई का आपके साथ पूरा टाई अप है। एग्जैक्टली तो ये जो एक लॉबी है ना जो बहुत ऑर्गेनिक और पावरफुल एक्टर है, तो इनका ये है कि इनका अगर कुछ भी प्रोजेक्ट आ रहा है तो मोहित के पास जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मोहित भाई मुझे कुछ वीडियो एडिटिंग यानी कि मूवी की एडिटिंग के बारे में कुछ बताइए कि पहला आपका एडिटिंग का प्रोजेक्ट कौन सा था उसमें? अभी राइट नाउ जैसे क्या है ना कि 2024 अराउंड से मुझे पता लगा कि अब वीडियो एडिटिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा ही आगे जा रहा है 23-24 से, है ना। तो मुझे ऑलरेडी वीडियो एडिटिंग आता था, बट क्या है कि मेरी एक इमेज पोस्टर डिज़ाइनर की बन गई थी, तो मेरे पास सिर्फ पोस्टर के ही वर्क आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि अभी रील्स जैसे वर्क चल रहा है तो इसके ऊपर मुझे कुछ फोकस करना चाहिए। तो वहाँ पे ना मैंने काफ़ी फिल्में देखी। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, देखो एडिटर बहुत तरीके के होते हैं, वीडियो एडिटर मोशन वाले होते हैं, रेगुलर एडिटर्स होते हैं, फैशन वीडियो एडिटर्स होते हैं। तो मेरा जो कॉन्सेप्चुअल प्लानिंग जो था वो ये था कि जो KGF फिल्म है, मिर्ज़ापुर है, या फिर कोई भी मतलब RRR ले लो, इन सब फिल्मों के कलर ग्रेडिंग नेक्स्ट लेवल होता है। तो मैं सोचता था कि ये कलर ग्रेडिंग होते किस तरीके से। तो फिर मुझे पता चला कि दाविंसी रिजॉल्व करके एक सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीज़ें उस दाविंसी रिजॉल्व सॉफ्टवेयर में हो रही है। तो फिर ना मैंने वो सेल्फ लर्निंग स्टार्ट किया था दाविंसी का। तो वो सेल्फ लर्निंग करते 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 मैं एक लेवल तक पहुंच गया था। फिर मैंने ना काफ़ी ऐसे फैशन के इसके उसके जो भी प्रोजेक्ट्स थे उसमें मैंने कलर ग्रेडिंग किया। और देन एक दिन मैंने जो खजाना मिस्ट्री जो फिल्म आई है ना, वेब सीरीज़ सॉरी, उनको मैंने कहा कि आप अगर मुझे 1 या 2 एपिसोड भी देते हो
कलर ग्रेडिंग करने, आपको मैं नेक्स्ट लेवल कलर ग्रेडिंग करके दूंगा। उन्होंने पहले मुझे 3 प्रोजेक्ट दिए, 3 एपिसोड दिए कंप्लीट, और पूरे 3 एपिसोड का कलर ग्रेडिंग मैंने ही किया है। तो वहाँ से मुझे कलर ग्रेडिंग के प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए। कितना टाइम लगा था आपको ये 3 एपिसोड को कलर ग्रेड करने के लिए? एक्चुअली मेरी ना 2013 से लेके 25 तक मेरी क्या कहते हैं प्रैक्टिस बहुत पावरफुल हो गई थी। तो ये तीनों जो एपिसोड है ना, मैंने भेजे लेट थे जानबूझ के, बट वो समझो 4-5 दिन में एडिट हो गए। अच्छा, उन्होंने पूरा कट वट करके पूरा रेडी ही दिया होगा, यू जस्ट नीड कलर ग्रेडिंग। हाँ, क्योंकि दाविंसी रिजॉल्व एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आपको अगर वीडियो डालना है, उसमें से जितने भी सीन है वो ऑटो कट करके दे दे। उसके बाद फिर आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया? राइट नाउ अभी अभी कोई प्रोजेक्ट के ऊपर या फिर आप वर्क कर रहे हो? एक ना वेलकम टू द जंगल करके फिल्म आ रही है, शारिब भाई है उसमें, और दूसरा ये नूरानी चेहरा मैंने कहा वो। और जस्ट सुबह एक मेरी बात चल रही थी, ऑलमोस्ट मेरे पास ही आने वाला है क्योंकि मैंने पहले से वर्क किया है उसके ऊपर, यूपी 26, तो वो है यूपी 26, हाँ, तो वो मेरे पास आ रहा है। एंड एक और फिल्म है, एक अंकित जी करके डायरेक्टर है, उनसे मेरी कल बात हो रही थी, मैंने कल्पेश भाई को भी बताया था, तो उसका नाम सिर्फ फाइनल नहीं हुआ है। तो इस तरीके से तो 4-5 प्रोजेक्ट है मेरे पास। अभी तक आपकी एज अ ग्राफिक डिजाइनर, मैं बोल सकता हूँ ग्राफिक डिजाइनर बोलूँ या मोशन डिजाइनर बोलूँ? ग्राफिक डिजाइनर। और एज अ वीडियो एडिटर या फिर मूवी एडिटर, आपकी जर्नी कैसी रही? किस वे में? करियर वाइज मेरी जो जर्नी है ना, मतलब बहुत ट्विस्टेड रही थी। मतलब किसी के भी लिए मतलब ऑटोमेटिकली वर्क होना स्टार्ट हो गया था, किसी से भी मैं कनेक्टेड हो रहा था, है ना। तो इस जर्नी ने ना मुझे फाइनेंशियली बहुत स्टेबल किया। हाँ, और मेरा एक ऐसा था कि कहीं पे अगर मैं जाऊँ तो मेरी एक वैल्यूएशन बहुत पावरफुल हो। और सेकंड कि मेरे मन में ना एक टेंशन चलते रहता था बहुत पहले कि मेरे फादर जैसे ऑटो ड्राइवर है, तो उनकी दोनों बेटियों ने तो बहुत पढ़ लिया आईटी इंजीनियरिंग में, मेरी उनकी, हाँ, तो मास्टर्स वगैरह उन्होंने किया था मेरी बहनों ने आईटी इंजीनियरिंग में, तो वो अच्छे स्टेबल हो चुकी थी। तो मुझे ये था कि मेरे फादर को कोई बोले कि अरे यार तुम्हारा बेटा फिल्मों के लिए काम कर रहा है ऐसा, तो वो चीज़ मैंने अचीव कर ली थी, तो करके मेरे दिल को बहुत सेटिस्फेक्शन मिल गया था। ये कमाया है? हाँ, ये कमाया। जब पहले आपको पहली मूवी मिली, उस टाइम पे आपके पापा का क्या रिएक्शन थे? पापा तो पहले विश्वास नहीं कर पाए थे, बट फिर एक दिन ऐसा आया, पापा को ना 4 महीने तक विश्वास नहीं हुआ था। 5वें महीने पापा की बर्थडे थी और आसिफ भाई जो है उन्होंने वीडियो कॉल किया था। पापा शॉक्ड हो गए थे कि अरे ये तो वही है। पापा का ये रिएक्शन था कि अरे ये तो वही है जिनकी हम वेब सीरीज़ देख रहे थे। तो मेरे पापा को वहाँ से बहुत प्राउड फील हो गया। और मेरी बहन थी, उसकी शादी थी, उसमें मनोज भाई से लेके शारिब भाई से लेके काफ़ी लोगों ने वीडियो विश किया था। तो पापा फिर वहाँ पे स्टॉक हो गए कि अच्छा भाई आप तो अच्छे रिलेशन बना के बैठे हो, तो ऐसे करके। हाँ, तो आज वो प्राउड में जी रहे। मोहित भाई, एक जैसे देखा जाए तो बहुत सारे सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर या दुनिया भर में ऑनलाइन यूट्यूब पे भी देख लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते भी है और सिखाते भी है जी। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सिर्फ वीडियो एडिटर या ग्राफिक डिजाइनर से ऊपर ले जाती है एज अ, ताकि आपको काम मिले ऐसी अच्छी अच्छी फिल्मों का, अच्छी अच्छी सीरीज का, अच्छी अच्छी प्रोडक्शन हाउस का? जैसे क्या चीज़ है जो बहुत ही मैंडेटरी है, जो ऑर्डिनरी डिजाइनर, ऑर्डिनरी एडिटर्स में नहीं होती है? क्या ऐसी चीज़ है? कोई अच्छे कोचिंग करना पड़ता है उसमें? कोचिंग मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। मेरी लाइफ में ना, मैं समझता हूँ कि मेरा जो 2013 से लेके 20 तक का जो टाइम था ना, उतना लंबा मेरा टाइम नहीं जाता। अगर आपको पता हो ना, तो उस टाइम पे ना यूट्यूब पे भी इतना ट्यूटोरियल वगैरह नहीं आता था। और आज भी अगर अपन प्रैक्टिकली बात करें ना, तो यूट्यूब पे जितने भी ट्यूटोरियल है, जो भी लोग ट्यूटोरियल से सीख रहे हैं, ट्यूटोरियल्स में क्या करते हैं कि वो, मैं ना पहले चेक करता था, पहले ट्यूटोरियल्स थे नहीं, तो मैं इंडिविजुअली सीख रहा था। फिर धीरे धीरे 18 तक ना ट्यूटोरियल्स आने लगे। अब होता ये था कि ट्यूटोरियल में उस भाई साहब को जो सिखाना था वो सिखा के चले गए, अब हम क्वेश्चन करें किससे? तो मैं इसमें कंफ्यूज हो चुका था कि अब इन्होंने इतनी चीज़ें तो सिखाई है, अब इसमें मैं करूँ क्या? ऐसा इसके आगे का सवाल है ना। अब मैं ना इसमें कंफ्यूज हो गया और मुझे वहाँ पे इन डेप्थ ये चीज़ें समझ में आई कि ये जो लूप फॉल होता है, हम तो सीख तो लेते हैं, अब हमें ये नहीं पता कि जब, क्योंकि हर प्रोजेक्ट अलग होता है और सारे प्रोजेक्ट ही अलग है और तुम उसमें एक ही मेथड डाल रहे हो, तो कैसे चलेगा? तो करके ना मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं ट्यूटोरियल देख रहा हूँ कहीं पे, तो वो ट्यूटोरियल एक्चुअली इन डेप्थ होना चाहिए। क्योंकि कोई क्या है कि पैरामीटर डिसाइड करता है कि मैं 20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, 30 मिनट का, और उसमें वो सिखा के चला जाता है। मुझे ये था कि मुझे ना सॉफ्टवेयर नहीं, मुझे स्किल सीखनी है। तो अगर मैं स्किल सीख रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि वीडियो एडिटिंग सिखाना
लोग क्या पूछते हैं कि भाई किस सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, मैंने कहा फोटोशॉप में, सपोज फोटो एडिटिंग कर रहा हूँ फोटोशॉप में, वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ दाविंसी रिजॉल्व में, तो लोग सुन के वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर सीखने लगता है। ऐसा नहीं होता, स्किल सीखनी होती है कि उसमें पॉडकास्ट एडिट होता कैसे है। तो मैं उस पर फोकस कर रहा था। तो आज ना ज़्यादातर एडिटर्स को क्या है ना कि वो उस क्लास में जाते हैं जहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपको, जैसे मैं हूँ, मैं उस टाइम पे सूरत की काफ़ी इंस्टीट्यूट पे गया था, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं ये सीखना चाह रहा था कि कोई मुझे मूवी पोस्टर डिज़ाइनिंग सिखा दे। एक भी इंस्टीट्यूट नहीं सिखा रही थी। और सेकंड, मैंने ये नोटिस किया कि अगर कोई ऐसा सर हो, कोई ऐसा एडिटर हो जिसने एक्चुअली फिल्मों के लिए काम किया है, और अगर मैं उसके पास से सीख रहा हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आज बहुत ज़्यादा हर एडिटर को फेस हो रही है। मैं समझता हूँ कि वो बेचारे ऑनलाइन या खुद से सीखने तो लगे, बट अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, तो बहुत वो आपके जो मेरे साल गए ना 13 से लेके 20 तक, वो लोगों के बच जाए। 7 साल बचा देंगे। हाँ, तो ये है। बिल्कुल। तो यानी मैं इसको मोटा मोटी ये समझूं कि सॉफ्टवेयर चलाना आप YouTube से सीख सकते हो या फिर कोचिंग में जाके सीख सकते हो, लेकिन वो सॉफ्टवेयर को चलाना कैसे है, करेक्ट है, वो आर्ट क्या है हाँ। एक्चुअली। मुझे ये लगता है कि जो भी एडिटर्स होते हैं, जो भी डिजाइनर्स होते हैं ना, उनको सिर्फ टूल चलाना आता है, ट्रू दैट, लेकिन क्या चलाना है, हाँ। बताना कैसे है, दैट इज द आर्ट। हाँ। वो आपको कहीं पे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कोई कोचिंग में नहीं मिलेगा, वो आपका एक्सपीरियंस से ही आएगा, या आपके अच्छे कोच इनके साथ कितने प्रैक्टिस किए उसके थ्रू ही आएगा, जो मैं मानता हूँ। क्योंकि हम भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, हमारे बहुत सारी रील्स एवरी डे की अपलोड होती है, लेकिन दिस इज द चैलेंज वी हैव फेस्ड कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा आप विजुलाइज करोगे, उतनी अच्छी आपकी वीडियो रहेगी। मोहित भाई, मैं थोड़ा हमारे व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियोस कैसे अच्छे से एडिट करना है, या फिर आपको किस तरीके से ये OTT प्लेटफॉर्म्स के मूवी पोस्टर्स जो होते हैं उनको अच्छे से डिज़ाइन कैसे करना है, वो सब जानना हो, तो सुरतीज और मोहित भाई साथ में मिलके एक एकेडमी लेके आ रहे हैं, स्कॉलर्स माइंड। आप अगर चाहते हो कि आपका भी मूवी का एडिटिंग अच्छे लेवल की हो, नेटफ्लिक्स टाइप लेवल की हो, अमेजॉन प्राइम लेवल की हो, हॉटस्टार रिलेटेड हो, ऐसी एडिटिंग आप भी सीख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप भी फैमिली मैन 4 की मूवी पोस्टर बनाना चाहते हो, KGF 4 का या 3 का अगर आप पोस्टर बनाना चाहते हो, कि आप भी बना सकते हो, लेकिन उसको बनाते कैसे है, अगर ये सीखना चाहते हो, तो स्कॉलर्स माइंड में सुरतीज और मिस्टर मोहित राजपूत साथ में मिलके आपको ये बताएंगे कि आप किस तरीके से ऐसी मूवीज को एडिट कर सकते हो, उसके पोस्टर बना सकते हो। सारी डिटेल्स इसकी आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मोहित भाई कुछ और बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो एडिटर्स को या फिर मूवी पोस्टर डिजाइनर्स जो होते हैं उनको सीखनी चाहिए? हाँ। तो सारी चीजें जो आप सिखाने जा रहे जी। हो इसमें। मैं समझता हूँ कि अभी ना ज़माना बहुत स्पीड में बदल रहा है ना। तो जैसे AI अभी आ गया है, तो अब क्या है ना कि पहले तो लोगों को ये डर था कि भाई AI आ गया है तो लोगों की नौकरी खा जाएगा। अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि AI अगर जिसने सीख लिया है ना, तो बहुत ज़्यादा लोगों की नौकरी खुद में ला सकता है। मतलब कि बहुत प्रैक्टिकली अकेला बंदा बहुत लोगों का काम कर सकता है ना। तो अब मेरा मानना यह है कि जितने भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको बॉलीवुड की फिल्मों में या फिर इंडिविजुअल किसी एजेंसीज़ के लिए या कहीं पे किसी कंपनी के लिए एज एन वीडियो एडिटर अगर वो वर्क करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि किस तरीके से स्किल के ऊपर वर्क किया जाता है वो सिखाया जाएगा। जिसमें साथ ही साथ जैसे अगर पॉडकास्ट राइट नाउ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट एडिट कैसे करना है, क्योंकि आज क्या है ना कि हम यूट्यूब पे लिखते हैं ना कि पॉडकास्ट एडिट कैसे करना है, तो उसके गिने चुने ट्यूटोरियल है, बट वो भी इन डेप्थ नहीं है। तो पॉडकास्ट से लेके सिनेमैटिक वीडियो से लेके अगर कोई फिल्म एडिट करना है, वेब सीरीज एडिट करना है, यूट्यूब का कोई वीडियो एडिट करना है, जितनी भी चीज़ें हैं उसको पर्टिकुलर टॉपिक के साथ इन डेप्थ सिखाया जाएगा। और साथ में स्टूडेंट्स को ना क्वेरी होती है। सो मैनी टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट सीखने के लिए तो आया है बट वो बहुत सी क्वेरी लेके आया है। तो हम ये चाहते हैं कि हम ओपनली बोलेंगे कि अगर आप किसी वीडियो को लेके आते हो और आप कहोगे कि एज इट इज़ इसी फिल्म के जैसा कलर ग्रेडिंग होना चाहिए या इसी वीडियो की तरह एडिटिंग होना चाहिए, हम इन डेप्थ सेम चीज़ें सिखाएंगे।
बिल्कुल। जी। इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी आप सबके क्वेश्चंस जो भी होंगे बिल्कुल। उसके Q&A सेशन भी रहेगा। एग्जैक्टली। मेरे दर्शक मित्र सबको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आपका करियर एज अ मूवी पोस्टर डिज़ाइनर या फिर मूवी के एडिटर के तरीके से अगर आप देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप उस पर जाके वेट लिस्ट जो है हमारा उसको ज्वाइन कर लो। हमारे यहाँ से टीम आपको अप्रोच करेगी, सारी इंफॉर्मेशन देगी कि किस तरीके से आगे की वर्किंग्स होने वाली है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। मोहित भाई कुछ और इंफॉर्मेशन जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो आप? अगर जितने भी स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, हम ट्राई करेंगे कि हमारे प्रैक्टिकल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब के सब उन लोगों के साथ हम एडिट करें, मतलब मैं मिल के एडिट करें। तो प्रोडक्शन के पास से मैं परमिशन भी ले सकता हूँ इस चीज़ की। तो स्टार्टिंग के बैच के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, मनोज भाई के पोस्टर बनाने को मिलेगा। हाँ, किसी भी पर्टिकुलर मतलब है किसी सेलिब्रिटी का अगर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आता है तो हम डेफिनेटली। मोहित भाई थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो इसलिए कि सुरतीस के साथ आपका एसोसिएशन हुआ है। हम साथ में मिलके ऐसे बहुत सारे अच्छे टैलेंट को भारत भर से बाहर निकालेंगे, उनको अच्छी अच्छी स्किल्स के बारे में अवेयर करेंगे, उसको स्किल्स सिखाएंगे ताकि भारत में भी हॉलीवुड लेवल की मूवीज एडिट हो जी। और उसके पोस्टर रिलीज हो। थैंक यू वेरी मच मोहित भाई, मेरे साथ ये पॉडकास्ट में आने के लिए, आपकी बॉलीवुड की जर्नी शेयर करने के लिए। और हम आशा करते हैं कि ये जो हमारा एसोसिएशन है बहुत ही लंबा चले, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए हमारा एसोसिएशन इंस्पिरेशनल बने, बहुत सारे लोगों को हम एक करियर का अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और मैं दर्शकों आपको कहना चाहूँगा, जैसे मैं हूँ सूरत से ही, यहीं देख के बोल दो ना। हाँ એટલે सॉरी, हाँ અહીંયા જોઈને બોલું, અહીંયા મારે ओके ठीक है। तो दर्शकों मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी सूरत से ही हूँ और मैंने सूरत में ना इतने टाइम पे बहुत सी चीज़ें नोटिस की थी, मल्टीपल पेजेस वगैरह हो या कुछ भी चीज़ें हो, है ना। तो सूरतीस का पेज ना मैं बहुत पहले से एनालिसिस करते रहता था। तो सूरतीस की साइड से ये जो विज़न मतलब मैं मुझे दिखा था, मैं बहुत लॉन्ग टाइम से चीज़ों को लेके वेट कर रहा था। और एक दिन ऐसा आया कि सूरतीस ने मुझे कहा कि हम ये जो स्कॉलर्स माइंड के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं, तो क्या आप हमारे साथ जुड़ोगे। मैंने बिल्कुल भी इसके ऊपर ना एक्स्ट्रा टाइम लिया ना कुछ, मैंने कहा कि ठीक है डन। क्योंकि सूरतीस का इसके ऊपर जो मुझे लगा बहुत ज़्यादा वाइड रेंज पे वो लोग सोच रहे हैं सूरत के लोगों के बारे में, या गुजरात के लोग हो, या अपकमिंग कोई भी स्टूडेंट्स हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर एक बैक बेंच का लड़का मुंबई जा सकता है तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। तो थैंक्स टू यू एंड टीम सूरतीस, थैंक यू सो मच। आपको वेट लिस्ट जो ज्वाइन करनी है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा मूवी एडिटर बनना है, अच्छा मूवी पोस्टर डिज़ाइनर बनना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और स्कॉलर्स माइंड का वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोहर्ट के लिए आप वेट लिस्ट है इसमें ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।